हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका जियोग्राफिकल फ्रेंड ज्योति कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ जियोग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। लाप्लास के निहारिका की परिकल्पना की आलोचना। हम इस पे जो है इसके आगे मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपके सामने चर्चा करने चल रहा हूँ आलोचना में क्या था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम दो सिद्धांत पिछले वीडियो में बताए थे, कांट और लाप्लास के, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में कांट और लाप्लास के दो सिद्धांत जो हम बताए थे, उसमें जैसे कांट महोदय ने कहा था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें निहारिका जो है वो निहारिका है वो पूर्ण तरीके से जो है स्थिर थी और उसमें कोई गतिशीलता नहीं थी, और वह वायुमंडल में जो है ब्रह्मांड में विद्यमान थी, उसमें गतिशीलता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो निहारिका आद्य पदार्थ के रूप में थी, जो उनके कण आपस में जब टकराने लगे तो टकराने के बाद जो है इसमें जो है क्या हुआ, उसमें उत्पन्न हुआ गति, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है जो कण हैं वो आपस में टकराने लगे, और टकराने के बाद जो है उसमें गति उत्पन्न हो गई, ऊष्मा उत्पन्न हो गया, और जिसके कारण जो है पृथ्वी जो है निहारिका बनी, और निहारिका से जो है 9 छल्ले अलग हुए और 9 छल्ले जो है वो ग्रह बने। और इसमें क्या है कि इन्होंने जो चर्चा किया था कि निहारिका पहले से विद्यमान थी और वह जो है स्थिर अवस्था में थी, उसमें गतिशीलता जो है वो नहीं थी, और निहारिका जो है धीरे धीरे, अब इन्होंने क्या कहा, कांट महोदय ने यहाँ पे कहा कि कांट महोदय ने कहा कि यह जो है इनका कांट महोदय का सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पे आधारित था। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ही जो है कण आपस में टकराएं और उनमें जो है गति उत्पन्न हो गया और ऊष्मा उत्पन्न हो गई, और जिससे जो है कण जो है वो गतिशील होना शुरू हो गए। धीरे धीरे उसमें कण टकराते गए, उनका आयतन बढ़ता गया, और जब आयतन बढ़ता गया तो बढ़ते आयतन के साथ साथ उनकी गति में भी वृद्धि होने लगी, और जब गति में वृद्धि होने लगी तो जब गति बढ़ते, अब देखिए यहाँ पे जो है सभी कण कांट के नियमानुसार सभी कण आपस में टकराएं और इनका आकार बढ़ने लगा, आयतन बढ़ने लगा, भार बढ़ने लगा, और इसमें गति तेज हो गई, गति अधिक हो गई, और जब गति अधिक हो गई और इसमें ऊष्मा भी मिलती जा रही। तो जब अब लेकिन जो सिद्धांत, अब देखिए जो एक फिजिक्स का हमने सिद्धांत की नाम लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यह जो इसकी चर्चा की थी, अर्थात कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत। यह स्थिरता का सिद्धांत यह बताता है, यह फिजिक्स का एक सिद्धांत है, फिजिक्स की एक थ्योरी है, कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यह जो थ्योरी थी फिजिक्स की, उस थ्योरी के अनुसार अर्थात कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत यह बताता है कि अगर कोई भी वस्तु का भार बढ़ता है, अगर किसी भी वस्तु का भार बढ़ता है और उसके आयतन में वृद्धि होती है, और उसके आयतन में वृद्धि होती है और उसका भार बढ़ता है, तो उसमें जो है गति जो है वो कम हो जाती है, गति जो है वो कम हो जाती है। और किसी वस्तु की कोई वस्तु की अगर आकार में कमी होती है और उसके आयतन में कमी होती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। यह सिद्धांत जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तहत है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत पर कांट की थ्योरी का जो गणितीय तथ्य है वो गलत साबित हो जाता है, और कांट की बहुत बड़ी आलोचना हो जाती है कि जो है यह इस सिद्धांत के तहत इनकी थ्योरी खरा नहीं उतरती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह इस थ्योरी के क्योंकि कांट महोदय ये कह रहे हैं कि भार बढ़ता है, गति बढ़ती है, लेकिन यह सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, भार बढ़ेगा तो गति जो है वो कम हो जाएगी, और भार और आयतन घटेगा तो गति जो है बढ़ जाएगी। तो इस सिद्धांत पे इनकी थ्योरी जो है खरा नहीं उतरती है, जिससे इनमें कमेंट लग जाता है। अब क्या होता है कि अब यहीं पे लाप्लास महोदय ने इस चीज़ को सुधार दिया। इन्होंने इन आलोचना को जो है यह सुधार के प्रस्तुत किया। क्या कहा लाप्लास महोदय ने, क्या कहा, देखिए ये इन्होंने माना था कि निहारिका जो है वह गतिशील नहीं थी, ठीक, लेकिन लाप्लास ने क्या किया, पहले से ही निहारिका विद्यमान थी, इस ब्रह्मांड में पहले से ही निहारिका विद्यमान थी और उसमें गतिशीलता भी थी।
पहले से विद्यमान थी और गतिशीलता भी थी। और जब वह पहले से विद्यमान थी, गतिशीलता थी, और उसमें जो है जब पहले से विद्यमान थी और गतिशीलता थी, तो जब वो पहले से विद्यमान थी, गतिशीलता थी और इसके साथ साथ जो है ये क्या हुआ, इन्होंने फिर बताया कि पहले से विद्यमान थी, गतिशीलता भी थी और इसमें विकिरण उत्पन्न होने लगा, विकिरण शुरू हो गया और इसके तापमान में जो है निहारिका के तापमान में कमी आने लगी। और जब तापमान में कमी आने लगी तो निहारिका जो है वो सिकुड़ने लगी, नेबुला जो है वो सिकुड़ने लगी। तो कहने का मतलब इसमें विकिरण उत्पन्न हो गया और नेबुला जो है वो नेबुला सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने के साथ साथ इसके आयतन और भार में कमी होने लगी। और जब आयतन और भार में कमी होने लगी, आकार में कमी होने लगी, तो इसकी गति और बढ़ गई। और जब इसकी गति और बढ़ गई तो यहाँ पे जब गति ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ पे एक और बल काम करने लगा, फोर्स काम करने लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या वर्क है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क है कि अगर कोई वस्तु अधिक चक्कर लगा रही है, तीव्र चक्कर लगा रही है, तो उसके मध्य से एक तीव्र चक्कर हो या कोई गति उत्पन्न हो तो मध्य से एक बल उत्पन्न हो जाता है, बाहर की तरफ वर्क करता है, मध्य से बल बाहर की तरफ उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो है इस निहारिका पे प्रभाव पड़ा। इन्होंने क्या, देखिए इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम कांट महोदय ने भी लिया था और उन्होंने भी बताया था कि इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है जो निहारिका है, उनके अनुसार जो निहारिका थी उसमें उभार उत्पन्न हुआ था, और उभार उत्पन्न होने के बाद इससे क्रमशः 9 छल्ले अलग हुए थे। इनकी जो अवशिष्ट निहारिका थी उसी से 9 छल्ले अलग हो गए थे, और एक अवशिष्ट निहारिका, मेन मुख्य निहारिका से 9 छल्ले अलग हुए और एक अवशिष्ट भाग बचा जो सूर्य बना। तो अब इन्होंने क्या कहा, नहीं, जो यह केंद्रापसारित बल हमारे में भी काम कर रहा है, ठीक है, यह कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार इनका सिद्धांत खरा नहीं उतरा था, लेकिन इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम लाप्लास महोदय ने भी लिया। और जब लाप्लास महोदय इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम लिया, उन्होंने कहा कि जो है कि जैसे जैसे यह तीव्र गति हो रही है, इस मुख्य निहारिका जो ये है, इससे जो है इसमें भी उभार उत्पन्न शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि इसका जो ऊपरी भाग है वो तीव्र गति से जो है सिकुड़ रहा था और ठंडा हो रहा था, इसका तापमान कम हो रहा था, लेकिन मध्य भाग जो है इसकी तुलना में कम दर से जो है वो ठंडा हो रहा था और सिकुड़ रहा था। कहने का मतलब मध्य भाग जो था इसमें और इसमें इसके तापमान के कमी और इसके सिकुड़नपन में कमी थी, दोनों में अंतर था, डिफरेंस था। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें भी काम किया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें काम करने लगा, यह भाग ऊपर उठने लगा, उभार होना शुरू हो गया, और यह बीच का भाग सिकुड़ता चला गया। सिकुड़ तो ये भी रहा था, लेकिन बीच से एक परत टूट गई, छल्ले के रूप में अलग हो गया। अब इससे एक छल्ला अलग होकर अब वो जो है इस अवशिष्ट भाग का चक्कर लगाने लगा, एक छल्ला, जिसको इन्होंने निहारिका कहा, ठीक है, निहारिका कहा, इसको अवशिष्ट निहारिका कहा, जो सूर्य बन गया। और यह जो छल्ला अलग हुआ, यह छल्ला जो है इसके चारों तरफ गति करने लगा। अब इसी छल्ले से, इसी नेबुला से, इसी निहारिका से 9 ग्रह क्रमशः छल्ले अलग हुए, जो आद्य जो है जो गर्म वायव्य ग्रंथ के रूप में थे, जो गर्म वायव्य ग्रंथ के रूप में थे। धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगे और ठोस बन के ग्रह बन गए, और ये 9 छल्ले अलग हो गए, और इसी उपग्रह भी अलग हुए। तो यह जो क्रम यहाँ पे था उसी ग्रह में उत्पन्न हो गया, इनसे उपग्रह अलग हो गए। अब जो है यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ इन्होंने बताया था कि मतलब कि निहारिका से जो है, निहारिका से 9 छल्ले अलग हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, निहारिका से एक छल्ला पहले अलग हुआ, उनसे जो है वो 9 छल्ले अलग हुए। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके तहत अब इन्होंने कहा कि चलिए अब इनके हम कमेंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी कुछ दोष को इन्होंने दूर कर दिया था, ठीक है। अब जो है इन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब इनकी जो पहली आलोचना होती है, पहली आलोचना इनकी जो है, उस पहली आलोचना के तहत, जो पहली आलोचना है, इन्होंने पहली आलोचना में बताया कि जैसे अब पहली आलोचना में ये बताते हैं कि इसके तहत जो पहली आलोचना है इनकी, इनमें कहा कि निहारिका का जो ये निहारिका है, उस निहारिका में जो अलगाव हो रहा है, एक अवशिष्ट भाग और एक निहारिका अलग हो रही है, उसमें जो है मौलिक कोणीय आवेग, जो मौलिक कोणीय आवेग है, मौलिक कोणीय आवेग, वही एंगुलर मोमेंटम, इसके तहत हो रही है।
ये लाप्लास महोदय ने बताया कि मौलिक कोणीय आवेग के तहत जो है निहारिका जो है अलग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि इस कोणीय आवेग, इस एंगुलर मोमेंटम का कोई वर्क नहीं होता है कि किसी आधे पदार्थ को अलग कर दे या किसी ठोस पदार्थ को तोड़ दे, यह कभी यह इसमें काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि नहीं, यह कोणीय आवेग इसमें पूरी तरीके मतलब कोणीय आवेग का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं कि यह मुख्य निहारिका से कोई छल्ला अलग हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर कोई छल्ला अलग इससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब इन्होंने एक प्रमाण और दिया अन्य वैज्ञानिकों ने, अन्य भूगोलवेत्ताओं ने, इन्होंने कहा कि अगर इस मौलिक निहारिका का अवशिष्ट भाग ही ग्रह है, अगर अवशिष्ट भाग ही ग्रह है तो हम मान लेते हैं अवशिष्ट भाग ग्रह है, लेकिन जो यह एंगुलर मोमेंटम है दोनों में अलग अलग है, मात्रा दोनों में अलग अलग है। जैसे सूर्य में जो है वर्तमान समय में सूर्य में 100% का 2% जो है एंगुलर मोमेंटम की मात्रा है, लेकिन इसके जो सदस्य ग्रह हैं, साथी ग्रह हैं, जो सदस्य ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, सदस्य ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, उनमें एंगुलर मोमेंटम की मात्रा जो है 98% है। अर्थात यह 50-50 का रेशियो होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा अंतर कैसे हो जा रहा है? इस कोणीय आवेग का इतना बड़ा अंतर कैसे हो जा रहा है? इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से हो जा रहा है? तो कहने का मतलब इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा डिफरेंस हो कहाँ से रहा है? अरे भाई, अगर हम मान लेते कोणीय आवेग के द्वारा ही इस छल्ले का अलगाव हुआ है मौलिक निहारिका से, मुख्य निहारिका से, तो ठीक है, तो यह रेशियो तो बराबर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पे यह सिद्धांत, इनके इस सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है, अर्थात यहाँ पे गलत तथ्य का प्रमाण मिल जाता है और कमेंट हो जाता है, आलोचना हो जाती है। अब जो है इसमें क्या होता है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरी आलोचना क्या हुई इनकी। दूसरी आलोचना हो जाती है कि निहारिका से जो है 9 छल्ले ही क्यों अलग हुए। भाई निहारिका अगर है, अगर ये मुख्य भाग है, अगर निहारिका इसके चारों तरफ, इससे 9 छल्ले ही क्यों अलग हुए? अरे भाई, इससे और छल्ले अलग हो सकते थे, ये मानी सी बात थोड़ी ना कि गिनती के अनुसार ही 9 छल्ले अलग होंगे। न और छल्ले और उपग्रह और क्षुद्रग्रह और तारे अलग हो सकते थे, सब कुछ अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गिनने के अनुसार ही 9 छल्ले क्यों अलग हो रहे हैं? तो अगर इसके तहत जो है यह सिद्धांत जो है, इनके इस सिद्धांत पे जो है खरा नहीं उतरता है। ठीक, अगला कमेंट आता है, तीसरा इनका कमेंट होता है कि तीसरे कमेंट में आ जाते हैं कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, मान लेते हैं ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, ठीक, तो ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई, तो इन्होंने बताया कि ग्रह जो है पहले द्रवित अवस्था, तरलावस्था में थे, और कोई भी द्रवित अवस्था समान स्तर या विपरीत किसी भी स्तर में अगर अलग अलग स्तर है तो द्रव भाग जो है वह विभिन्न अवस्थाओं में समान दर से जो है वह किसी भी भूभाग, किसी भी पिंड का जो है समान दर से समान परिक्रमा और समान परिभ्रमण जो है वो नहीं कर सकता है। यह द्रवों का अपना गुण होता है, नेचर होता है, और उसके जगह पे अगर कोई ठोस वस्तु है वह समान दर से गति लगभग कर सकता है, क्योंकि वह उसका नेचर है। और क्यों? क्योंकि उसमें समान दर से घर्षण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन द्रवों में घर्षण जो है अलग अलग तरीके से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनकी अवस्थाएं कहीं कहीं अलग हो जाती हैं, अवस्थाएं उनकी अलग अलग होती रहती हैं। ठीक, तो यह स्थिति के अनुसार भी यह इनका सिद्धांत जो है पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया जाता है। और अगला है कि इस परिकल्पना के अनुसार जो है ग्रहों और उपग्रहों, ठीक है, और ग्रहों और उपग्रहों की अगर हम बात करें, ठीक, अगर निहारिका की यह परिकल्पना, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति या पूरे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति अगर इस सिद्धांत से हुई है, ठीक है, हम मानते हुई है, तब क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया कि जो अवशिष्ट भाग है, जो सूर्य बना, निहारिका का जो अवशिष्ट भाग है सूर्य बना, और इससे जो छल्ला अलग हुआ उससे 9 ग्रह उत्पन्न हुए, तो 9 ग्रहों को एक ही दिशा में चक्कर लगाना चाहिए। ठीक, 9 ग्रहों को, उपग्रह को एक ही दिशा में चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 ऐसे ग्रह हैं जो जैसे बृहस्पति है और शनि है। बृहस्पति शनि जो है ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अन्य ग्रह जो है अन्य दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो इसके कारण जो है इनकी यह सिद्धांत जो है आलोचना का शिकार हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि देखिए भाई, सही बात है कि अगर यह निहारिका, देखिए निहारिका इसका, अगर यह निहारिका ही ऑलरेडी इसका चक्कर लगा रही थी, तो इससे जितने ग्रह होंगे, जो भाई अब जो ये पिता ग्रह है, इस पिता ग्रह से इनके जितने बच्चे हैं सबको एक ही दिशा में घूमना चाहिए ना,
क्यों ये अलग अलग घूम रहे हैं, दो ग्रह ऐसे बृहस्पति और शनि क्यों अलग दिशा में घूम रहे हैं, तो यह जो है जो अलग दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यह सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता है, इनका सिद्धांत आलोचना का शिकार हो जाती है। अगला है कि निहारिका आ कहाँ से गई ना। पहली बात है कि लाप्लास महोदय ने बताया कि निहारिका पहले से ही विद्यमान थी जो गतिशील अवस्था में थी। अरे भाई निहारिका आ कहाँ गया, ऐसे प्रकट थोड़ी ना हो जाता है कोई वस्तु, कोई आद्य पदार्थ। ये आई क्या, इसका तो प्रमाण देना चाहिए था इनको, लेकिन इसका प्रमाण इन्होंने दिया नहीं कि भाई ये गति कहाँ, सॉरी ये जो है आ कहाँ से गए। तो कहने का मतलब यह है कि यह सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत जो है यह भी आलोचना का शिकार हो जाती है। और बात यहाँ पे है कि जो वर्तमान सूर्य है, इन्होंने बताया कि यह अवशिष्ट भाग जो है निहारिका बनी। तो जो वर्तमान सूर्य आज तो यह सूर्य स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था मतलब इसके जो प्रकृति है वो स्थिर है, इसके तल में कोई उभार नहीं उत्पन्न हो रहा है, जो कि इसमें भी उभार होना चाहिए। निहारिका अगर अवशिष्ट भाग है तो आज के सूर्य में भी जो है यह एंगुलर मोमेंटम काम करना चाहिए था, इसमें उभार होता रहा। भले यह गलत तथ्य है, लेकिन इन्होंने सिद्धांत में तो बताया है कि एंगुलर मूवमेंट काम करना चाहिए था, लेकिन एंगुलर मूवमेंट काम करने के तहत आज भी तो सूर्य में उभार होना चाहिए, सूर्य के बीच से भाग को इसको जो है उभार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सूर्य में। इसके तहत भी सिद्धांत गलत तथ्य साबित होता है। और अगला आता है इसमें कि निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता के कारण, जैसे एक शब्दावली है अल्प पारस्परिक संलग्नता, समझ लीजिए अल्प पारस्परिक संलग्नता, आप समझिए अल्प पारस्परिक संलग्नता के तहत जो है आज भी वर्तमान में छल्ले उसी तरीके से अलग होते रहना चाहिए, जैसे बीते हुए काल में छल्ले अलग हुए, ग्रह बने, उपग्रह बने, आज भी छल्ले अलग होने चाहिए, उपग्रह बनने चाहिए, ग्रह बनने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, सब कुछ रुक चुका है। अर्थात कहने का मतलब यह सिद्धांत इनके यहाँ पे सही ढंग से खरा नहीं उतरता है। तो लाप्लास महोदय के अनुसार जो है, जो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल सब द्रवित अवस्था में थे, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, यह द्रवित नहीं, यह ठोस अवस्था में ही थी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि लाप्लास महोदय हैं और कांट महोदय हैं, इन्होंने तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा का आधार तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यह आलोचना के शिकार होते गए अपने गलत तथ्यों के अनुसार। लेकिन फिर भी एक के बाद एक भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने इन तथ्यों को सुधारते चले आए। और यहाँ पर जो है इसके बाद पृथ्वी के द्वैतारक सिद्धांत की बात होती है। द्वैतारक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति की बात होती है, जैसे उसमें चैम्बरलिन महोदय और अन्य वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता आते हैं, तो उसके तहत जो है जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको समझाया गया है। लेकिन सबसे पहले कांट और लाप्लास के सिद्धांत को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। भले ही आलोचना का शिकार हुआ है, लेकिन पृथ्वी के और सौरमंडल की उत्पत्ति का एक आधार तो प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत आगे जो है कुछ न कुछ सिद्धांत जो है वो बनते चले जा रहे हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति वाकई हुआ कैसे है। तो कहने का मतलब यह है कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की बहुत आलोचना हुई और 150 वर्षों तक तो इनका सिद्धांत बहुत अच्छे से मान्य था, लेकिन धीरे धीरे इनके सिद्धांत का जो है वह, इनके सिद्धांत की जो क्या कहते हैं उसका, इनके सिद्धांत का जो प्रचार था वो खत्म होता चला गया। क्यों? क्योंकि अन्य वैज्ञानिक जो है आते गए और तरह अच्छे सिद्धांतों को इनको संशोधित करके जो है वो प्रस्तुत करते गए, जिससे इनका सिद्धांत जो है 150 वर्ष बाद जो है वह जो है पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरता है और अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के द्वैतारक सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पृथ्वी के उत्पत्ति के अन्य वैज्ञानिकों, अन्य भूगोलवेत्ताओं की सिद्धांतों को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे वीडियो का नेक्स्ट अगला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।